जिंदगी हंसी है, जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो, अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। जिसकी ख्वाहिश है आपको, जिसकी ख्वाहिश है आपको, बोर्ड एग्जाम हैंकर यूट्यूब चैनल पे भरोसा रखो और एग्जाम का एतबार करो। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट प्रदीप सर। आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं राजविजय स्मार्ट क्लासेज के नए यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हैंकर पे। आखिरकार आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बोर्ड एग्जाम हैंकर यूट्यूब चैनल की शुरुआत क्यों कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम हैंकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी विषयों का कॉन्सेप्ट इतने डिटेल में पढ़ाया जाएगा जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा अंक हासिल करेंगे। इसलिए इस चैनल का नाम है बोर्ड एग्जाम हैंकर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका पुराना यूट्यूब चैनल राजविजय स्मार्ट क्लासेज के माध्यम से आपको नए यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास लेना है बोर्ड एग्जाम हैंकर यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, तो इस चैनल को भी आप राजविजय स्मार्ट क्लासेज की तरह प्यार और स्नेह देंगे और मैं भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत डिटेल में और जेन्युइन क्लास देने का कोशिश करूंगा जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा अंक हासिल कर पाए। तो इस तरीके का ये आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल की शुरुआत की गई है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स लेकर आया हूं। कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स यानी कि ऐसा कोर्स जिसे पढ़ने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा अंक हासिल कर पाएंगे। उम्मीद और विश्वास भी है प्यारे बच्चों, आप इस विश्वास पे बिल्कुल खरे उतरेंगे। तो आज की क्लास प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्री होने वाली है। इस क्लास को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि इस क्लास की आखिरकार कीमत क्या हो सकती है। तो आप ही लोग बताएंगे कि ऐसे क्लास की कीमत प्यारे बच्चों क्या होती है। तो आज आप पूरे अपने सपने को साकार करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा अंक हासिल करने के लिए, अपने माँ बाप के सर को फक्र से ऊंचा करने के लिए, अपने माँ बाप के सर को ऊंचा करने के लिए इस वीडियो को जरूर देखेंगे। उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को देखेंगे, देखने के साथ साथ प्यारे बच्चों आप कॉपी उठाएंगे और पेन को लेंगे और लिखना एकदम नोट डाउन करते हुए प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे क्लास में, क्योंकि नोट डाउन करेंगे जो भी आज कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। ऐसा कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों 40 से 50 मिनट में आप पढ़ने के बाद आज की क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी कि कक्षा 10वीं का पार्ट 1 यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आज बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। क्या क्या चीजें क्लियर करूंगा इसके बारे में भी बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बोर्ड एग्जाम के लिए 10 नंबर पक्का करने वाला हूं। तो आप सभी साथी लोग बिना टाइम गवाए अपना पेन उठाइए, कॉपी लीजिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। जब तक क्लास खत्म नहीं होगी प्यारे बच्चों, आपको टच से मस नहीं होना है, इधर से उधर कहीं नहीं भटकना है। अपने मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब सेवा को भाई चालू कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास बेहद खास होने वाली है। आज की क्लास में प्यारे बच्चों क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आज की क्लास में सर क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का प्यारे बच्चों हम लोग माइंड मैप पढ़ेंगे। माइंड मैप यानी कि ऐसा मैप जो 60 ट्रिक के माध्यम से आपको पूरे चैप्टर का एनालिसिस करा देगा, पूरे चैप्टर को डिटेल में याद करवा देगा। माइंड मैप पढ़ेंगे, परिवर्तन पढ़ेंगे, आखिरकार परिवर्तन क्या होता है। तो आज की क्लास में पढ़ने के बाद आपके अंदर कोई बदलाव आएगा, कोई चेंजेज आएगा, वही परिवर्तन है प्यारे बच्चों। भौतिक परिवर्तन क्या होता है इसे भी जानेंगे, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसे भी जानेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसको भी जानेंगे प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण को भी जानेंगे। तो जो भी चीजें यहाँ पे जानेंगे हमने पहले से नोट डाउन किया है ताकि आप लोगों का टाइम, आप लोगों का फिजूल का टाइम समाप्त ना हो। हमें सिर्फ बताना हो, कॉन्सेप्ट को समझाना हो। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, पावर होता है। तो आप सभी लोग इस क्लास को शुरुआत कर रहे हैं हम, आप सभी लोग अपना नाम कमेंट कर दीजिए और बोल दीजिए कि सर इस एग्जाम में मैं पक्का 90% से अधिक अंक लाऊंगा और अपने माँ बाप का सर फक्र से ऊंचा करूंगा, अपने माँ बाप का नाम करूंगा, साथ में अपने गुरुजनों का भी सम्मान बढ़ाऊंगा, अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे संयोजन अपक्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया प्यारे बच्चों, द्विविस्थापन अपक्रिया पढ़ेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ेंगे, क्रिस्टल जल पढ़ेंगे प्यारे बच्चों,
आक्सीकरण पढ़ेंगे, आक्सीकारक पढ़ेंगे, यहाँ पे अपचयन पढ़ेंगे, उपचयन पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे, संक्षारण को पढ़ेंगे, विकृत गंध्यता को पढ़ेंगे, रासायनिक सूत्र को पढ़ेंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रत्येक चैप्टर का ठीक इसी तरीके से डिटेल में पढ़ाई करने वाले हैं। आज तो हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का आपको टॉपिक बताएं, कितने टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और एग्जाम में प्यारे बच्चों इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, कॉपी पेन को उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इतना टॉपिक आज हमें तैयार करना है। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि सर ये टॉपिक हमें डिटेल से नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों डिटेल से उस टॉपिक का वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। आज ही ऐसा पढ़ाएंगे कि आज आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला टॉपिक क्या है, माइंड मैप का, यानी कि रासायनिक अपक्रिया का माइंड मैप क्या होता है, यानी कि ट्रिक आप लोग सीखेंगे कि संयोजन अपक्रिया का ट्रिक क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, संयोजन, संयोजन मतलब जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक काम को करें, जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक काम को करें। सपोज कीजिए कि आपके गांव में या फिर आपके घर में धान की कटाई चल रही है, पूरा परिवार लग गया है धान की कटाई करने के लिए। तो पूरे परिवार के फैमिली मेंबर मिलकर क्या कर रहे हैं, धान की कटाई कर रहे हैं। यानी धान तो एक ही है, यानी कि धान एक चीज है और सभी सदस्य मिल गए हैं, महिला पुरुष सब लोग मिल गए हैं, सपोज कीजिए, धान की कटाई कर रहे हैं, यानी एक काम कर रहे हैं सब लोग मिलकर। तो क्या हो गया, संयोजन अपक्रिया। दो या दो से अधिक लोग मिल गए या फिर कई लोग मिल गए, दो से अधिक लोग होने चाहिए, कई लोग हो सकते हैं, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, सब लोग मिलकर एक काम कर रहे हैं। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, संयोजन अपक्रिया। सिंपल है, सिंपल प्यारे बच्चों। ठीक इसी तरीके से जैसे कि आप अकेले हो गए, आप अकेले फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, यानी कि साइंस का पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रहे हैं, साथ में हिंदी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। यानी जब आप अकेले अनेक कार्य करते हैं, जब आप अकेले अनेक कार्य करते हैं प्यारे बच्चों, क्या होता है, वियोजन अपक्रिया। जब एक तत्व मतलब टूटकर कई उत्पाद का निर्माण करता है, यानी जब आप अकेले कई सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, वियोजन अपक्रिया। कॉन्सेप्ट समझ गए ना, कॉन्सेप्ट इज पावर होता है। तो आज की क्लास में इतना मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्लास में आपको मजा आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में प्यारे बच्चों एक शेयर तो बनता है। चलिए बहुत अच्छा, विस्थापन अपक्रिया प्यारे बच्चों, विस्थापन अपक्रिया। सपोज कीजिए यहाँ पे संयोजन और वियोजन को मिलाकर विस्थापन अपक्रिया बना है। सपोज कीजिए प्यारे बच्चों, आप अकेले हैं और क्या है, आपके दो दोस्त मिलकर क्या कर रहे हैं, कोई काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, धान काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धान काट रहे हैं। और क्या किया आपने, आप धान काटने चले गए और आपके पापा घर पे बैठकर आपकी पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपकी पुस्तक पढ़ रहे हैं। यानी कि आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपके मम्मी पापा धान काटते हैं, तो आप क्या किए, आप अपने मम्मी के साथ धान काटने चले गए और आपके पिताजी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा जब ऐसा रिएक्शन होगा प्यारे बच्चों, तो विस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन अपक्रिया। अब यहाँ पे द्विविस्थापन अपक्रिया प्यारे बच्चों, क्या आ गया, द्विविस्थापन अपक्रिया। अब सपोज कीजिए द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है प्यारे बच्चों, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है। सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए, क्या कीजिए, कल्पना कीजिए प्यारे बच्चों, क्या करना है, कल्पना करना है, आप और आपका दोस्त क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। दो लोग मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं और आपका भाई और आपके भाई का दोस्त क्या खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो आप अपने भाई के पास गए और भाई के साथ बैडमिंटन खेलने लगे। तो जो आपके भाई का दोस्त था और आपका जो दोस्त था वो दोनों मिलकर क्रिकेट खेलने लगे। तो ऐसा रिएक्शन प्यारे बच्चों, ऐसा परिवर्तन प्यारे बच्चों द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। यानी कि जब दो लोग अपने कार्यों को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। जैसे कि मैं पहले क्रिकेट खेलता था, अब मैं हॉकी खेलने लगा, और जो पहले हॉकी खेलता था वो आज क्रिकेट खेलने लगा मेरे दोस्त के साथ, वो भी मेरे दोस्त के साथ। इस तरीके का रिएक्शन प्यारे बच्चों द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। डिटेल से पढ़ेंगे तो बनिया, बिल्कुल प्यारे बच्चों क्लास में बने रहेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन सिखाने वाले हैं ना कि आज की बात आप कभी कॉन्सेप्ट को भूल ही नहीं पाएंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले सीखने वाले हैं परिवर्तन प्यारे बच्चों, यानी कि चेंज मतलब परिवर्तन।
आप लोग देख रहे हैं आज की क्लास लेने के बाद आपका जो माइंड सेट है उसमें परिवर्तन आ चुका है। आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री बिल्कुल आसान है, प्रत्येक सब्जेक्ट आसान है, हम बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लाएंगे। ये आपका परिवर्तन, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है प्यारे बच्चों, आपके अंदर चेंजेज हो रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जब प्यारे बच्चों किसी पदार्थ या किसी वस्तु में क्या होता है, बदलाव आता है, उसके गुण में अंतर आता है, वही क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। जैसे आज की क्लास लेने के बाद आप या फिर आपके दोस्त के जो माइंड सेट में क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, चेंज आएगा, आत्मविश्वास सा जग जाएगा कि हम भी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा अंक हासिल करेंगे, आज से पढ़ाई करेंगे, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करेंगे, अपने विद्यालय में अपने गुरुजनों का नाम ऊंचा करेंगे, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने घर का नाम ऊंचा करेंगे, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा अंक हासिल करेंगे। परिवर्तन आ गया ना, तो वही परिवर्तन गुणों में जो अंतर आ जाता है प्यारे बच्चों, वही क्या कहलाता है, यहाँ पे परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही बन जाना, जैसे दूध से दही बन जाना, जब दूध से दही बनता है तो उसके गुण में क्या आता है, अंतर आता है, तो यही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, परिवर्तन कहलाता है। जल का बर्फ बनना, जो प्यारे बच्चों जल है, जल से बर्फ बन गया तो उसका जो गुण होता है प्यारे बच्चों, उसमें क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है, अंतर आ जाता है। पहले जल था, जल में कैसा होता है, द्रव अवस्था में होता है, बर्फ बनने के बाद ठोस हो जाता है, उसका जो गुण है, उसका जो क्वालिटी है ना, उसमें अंतर आ गया ना, बदलाव आ गया ना, वही क्या है प्यारे बच्चों, परिवर्तन है। ठीक जैसे आज आपको क्लास लेने के बाद आपका स्वभाव बदल जाए, आपका पढ़ाई करने का तरीका बदल जाए, आपका कॉन्सेप्ट समझने का नजरिया बदल जाए, तो क्या है प्यारे बच्चों, चेंजेज है, परिवर्तन है। तो परिवर्तन भी प्यारे बच्चों दो तरीके का हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे परिवर्तन प्यारे बच्चों दो तरीके का होता है, भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को प्यारे बच्चों फिजिकल चेंजेज कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन को केमिकल चेंजेज कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, द्रव्यमान एवं संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था बदल जाता है, लेकिन न तो द्रव्यमान बदलता है, न तो संगठन बदलता है। द्रव्यमान यानी कि वजन, यानी कि भार, न तो भार बदलता है, न उसका संगठन बदलता है, यानी कि जो जो उसमें मतलब क्वांटिटी में जो जो एलिमेंट थे वो बदलते नहीं हैं। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि जल से बर्फ बनना, जल से जब बर्फ बनता है तो बर्फ को ठंडा कर, बर्फ को यानी गर्म करने के बाद फिर पुनः जल बन जाता है, तो उसके जो संगठन होते हैं, उसके जो गुण होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, सिर्फ उसके बाहरी परिवर्तन आता है। ठोस से यानी द्रव से ठोस हो जाता है, ठोस से फिर द्रव हो जाता है, बाकी उसका जो क्वालिटी होता है वही चीज होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो क्या है भौतिक परिवर्तन। बल्ब का जलना, जैसे बल्ब हमारा जल रहा है तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है ना, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, क्योंकि जब मोम हमारा जो पिघल रहा है, पिघलने के बाद पुनः वह उसी अवस्था में आ जाएगा, तो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उसका स्वाद भी बदल जाता है, उसका रंग भी बदल जाता है, उसका गंध भी बदल जाता है प्यारे बच्चों, साथ में उसके द्रव्यमान में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी कि गुण के साथ साथ संगठन एवं भार में परिवर्तन होता है तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, जंग लगने के बाद प्यारे बच्चों क्या आप उसे वापस ला सकते हैं, जिस परिवर्तन को प्यारे बच्चों पुनः वापस लाया जा सकता है, जैसे कि बल्ब जल रहा है, उसको बुझा देंगे तो फिर पुनः अवस्था में आ जाएगा, फिर जला देंगे फिर उस अवस्था में चला जाएगा, कोई चेंजेज हो रहा है लेकिन उसे पुनः वापस हम ला सकते हैं। तो जिस परिवर्तन को प्यारे बच्चों हम पुनः वापस ला सकते हैं उसे भौतिक परिवर्तन, जिस परिवर्तन को पुनः वापस नहीं ला सकते उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जैसे दूध से दही बन गया, तो दही से दूध बन सकता है प्यारे बच्चों, नहीं बन सकता। बर्फ से पानी बन जाता है, पानी से बर्फ बन सकता है ना प्यारे बच्चों। तो भौतिक परिवर्तन, बल्ब जल रहा है बुझा सकते हैं, बुझ गया तो फिर जला सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन। मोम पिघल गया फिर क्या हो जाएगा, जम जाएगा, फिर जम जाएगा तो फिर पिघला देंगे, भौतिक परिवर्तन। लेकिन प्यारे बच्चों दूध वो लोहे में जंग लग जाएगा तो फिर क्या जंग को हटा सकते हैं, नहीं प्यारे बच्चों। तो रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही बन गया, दही बन गया तो प्यारे बच्चों दूध बना सकते हैं, नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन। मोम का जलना, मोम जब जल गया प्यारे बच्चों तो क्या मोम को ला सकते हैं, तो प्यारे बच्चों उस मोम को कहाँ ला पाएंगे, तो रासायनिक परिवर्तन। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ गए ना, आपके अंदर विश्वास जग रहा है ना, तो क्लास में बने रहिए। पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इस तरीके से ठूस देंगे ना कि कभी आप भूलने वाले नहीं है प्यारे बच्चों। तो कॉन्सेप्ट इज
पावर होता है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भर देंगे। और आज आपकी क्लास आपको बहुत अच्छा लगा ना, तो आप एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक शेयर तो प्यारे बच्चों बनता ही है। चलिए आगे सीखते हैं। आगे क्या सीखने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया। प्यारे बच्चों क्या सीखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। क्या सीखेंगे? केमिकल रिएक्शन। जब एक या अनेक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी थियरी आपको बताए जा रहे हैं, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिएगा और क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब एक या अनेक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्यारे बच्चों मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग है आप लोगों का रासायनिक समीकरण। क्या है प्यारे बच्चों? रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स समीकरण होता है। तो ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेत या प्रतीक के रूप में लिखना प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को, जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसको क्या करना है? संकेत या प्रतीक के रूप में लिखना है, तो क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन यहाँ पे मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने H से प्रदर्शित किया, संकेत इसका है, प्रतीक है, जो भी आप समझिए वो है। क्लोरीन का यहाँ पे संकेत क्या होता है? Cl होता है। इन दोनों का योग क्या बना रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। इसको हमने संकेत के रूप में लिख दिया प्यारे बच्चों। यही हमारा क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेत या प्रतीक के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे रासायनिक समीकरण का, जैसे देखिए 2Mg प्लस O2 मिलकर प्यारे बच्चों यहाँ पे बन गया है 2MgO। तो देखिए रासायनिक समीकरण में प्यारे बच्चों दो चीजें होती हैं, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं बोर्ड पे। अभिकारक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। जो रासायनिक अभिक्रिया है ये हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया को जब हम संकेत के रूप में लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण हो गया। ये रासायनिक समीकरण भी है क्योंकि यहाँ पे संकेत के रूप में लिखा गया है। तो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक समीकरण होता है, उसमें जो चीज भाग लेते हैं, जैसे कि 2Mg और O2 मिलकर क्या बना रहे हैं? 2MgO। यानी कि जो चीजें का निर्माण कर रहे हैं, जो चीज बना रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा प्यारे बच्चों क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ को प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया कहते, वो अभिकारक कहते हैं प्यारे बच्चों। सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को प्यारे बच्चों अभिकारक कहते हैं। यहाँ पे अभिकारक इतना एलिमेंट क्या है प्यारे बच्चों? अभिकारक है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि तीर के निशान के इस तरफ जो होता है हमारा क्या होता है? उत्पाद होता है। यानी कि तीर के निशान के पहले, यानी जो हमारा तीर का निशान है उसके पहले जो होता है वो अभिकारक होता है। तीर के निशान के बाद जितने भी एलिमेंट या जो भी लिखा जाता है, यौगिक तत्व कुछ भी, वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। यानी प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो चलिए आगे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, यदि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या, फिर से प्यारे बच्चों सुनिए, यदि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक के और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है? अभिकारक। क्या है प्यारे बच्चों? अभिकारक है। इधर क्या है प्यारे बच्चों? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। तो यहाँ पे अभिकारक में प्यारे बच्चों क्या है? अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या। देखिए Mg, यहाँ पे Mg के कितने परमाणु है प्यारे बच्चों? Mg 1 है। यहाँ पे O2 के कितने परमाणु है प्यारे बच्चों? यानी कि O के कितने परमाणु है प्यारे बच्चों? O2 यानी कि 2 है। यहाँ पे Mg के कितने परमाणु है प्यारे बच्चों? 1 है। और O के कितने परमाणु है प्यारे बच्चों? 1 है। तो यहाँ पे अभिकारक है, यहाँ पे उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद में देखिए Mg इधर भी है, O इधर भी है, लेकिन यहाँ पे O के परमाणु 2 है, यहाँ पे O के परमाणु 1 है।
यानी कि यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण अभी नहीं है। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा, इसे संतुलित करना होगा। इसे संतुलित करने के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें 2 से गुणा करना होगा और यहाँ पे 2 से गुणा करना होगा। तो क्या हो जाएगा, अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों क्या देख रहे हैं हम। Mg के कितने परमाणु प्यारे बच्चों अब हो गए, 2 परमाणु हो गए। यहाँ पे Mg के कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु। 2 से गुणा Mg में भी हुआ है, O में भी हुआ है, यानी कि O के परमाणुओं की संख्या 2 और यहाँ पे O के परमाणुओं की संख्या 2। Mg के परमाणुओं की संख्या 2, इधर भी Mg के परमाणुओं की संख्या 2, यानी कि अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो चुकी है। तो क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा प्यारे बच्चों, यदि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या सेम हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया प्यारे बच्चों जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। हमने बताया ना प्यारे बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक लोग एक काम को करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे C और प्लस O2 मिलकर प्यारे बच्चों CO2 बना दिया, यानी कि एक चीज बनाया। जब 2 चीजें मिलकर सिर्फ एक चीजों का निर्माण करें तो क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। जैसे कि प्यारे बच्चों आपने क्या किया, आपको हलवा बनाना है तो आपने सूजी और चीनी को मिलाया तो हलवा बन गया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, संयोजन अभिक्रिया। तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस सर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट, आप लोग की प्रतिक्रिया हमारा मोटिवेशन होता है प्यारे बच्चों। हमारी क्या होती है, मतलब ताकत होती है, हमारी पहचान होती है कि हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है। यदि हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है तो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्लास लाने के लिए एकदम उत्तेजित रहूंगा कि हमारे बच्चों को पढ़ना है, उन्हें आगे ले जाना है, उनके सपनों को पूरा करना है। तो आपका भी दायित्व बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे शेयर करना है प्यारे बच्चों। अगर क्लास आज आपको पसंद आ गई है तो यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया प्यारे बच्चों वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिस तरीके से प्यारे बच्चों हमने आपको बताया है, जब आप अकेले प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वियोजन अभिक्रिया होता है, क्योंकि आप अकेले हिंदी को, इंग्लिश को, साइंस को, फिजिक्स को, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आप क्लास 10 में हैं तो 6 सब्जेक्ट को अकेले पढ़ते हैं, आप अकेले 6 सब्जेक्ट को संभालते हैं प्यारे बच्चों। तो आपकी सब क्रिया में है वियोजन अभिक्रिया में, यानी कि एक लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 काम कर रहे हैं, 2 से अधिक काम कर रहे हैं तो वियोजन अभिक्रिया। तो CaCO3 क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऊष्मा के कारण अलग हो जा रहा है CaO में और CO2 में। तो देखिए जो हमारा वियोजन अभिक्रिया होता है प्यारे बच्चों 3 तरीके का होता है। एक होता है ऊष्मीय वियोजन, एक होता है प्रकाश अपघटन, एक होता है विद्युत अपघटन या फिर ऊष्मीय अपघटन होता है। यानी प्यारे बच्चों जब हमारा अभिकारक क्या होता है, उष्मा की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक उत्पाद के रूप में टूट जाता है। ये देखिए अभिकारक होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो देखिए जब अभिकारक उष्मा की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है उष्मा की उपस्थिति में, तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। और जब यही अभिकारक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है उसे क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन। बहुत इजी है प्यारे बच्चों। जब विद्युत अपघटन में क्या होता है, जब क्या होता है अभिकारक विद्युत अपघटन यानी कि विद्युत की उपस्थिति में क्या होता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद के रूप में टूट जाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। देखिए 2H2O क्या होता है, 2H2 और प्लस O2 के रूप में टूट जाता है। यहाँ पे कैथोड पे प्यारे बच्चों प्लस आयन होता है और एनोड पे प्यारे बच्चों माइनस आयन होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, कैथोड पे कौन से कण आते हैं, तो यहाँ पे H प्लस आयन आता है यानी कि H2 आता है, और एनोड पे क्या आता है, माइनस वाला कण यानी कि ऑक्सीजन आता है, O2 आता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ रहे हैं।
चलते हैं प्यारे बच्चों आगे। विस्थापन अपक्रिया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी वह अपक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक पदार्थ द्वारा दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। कम क्रियाशील पदार्थ को क्या कर दे, विस्थापित कर दीजिए। चलिए मजेदार तरीके से सीख जाते हैं प्यारे बच्चों। मान लीजिए आप अपने टीम के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आप मान लीजिए क्रिकेट टीम के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी कहीं से आ गया तो क्या करेगा, आपका जो कैप्टन होगा कहेगा कि आप अब क्या करेंगे, वन डाउन जाएंगे, यानी कि जो ओपनिंग करने जाएगा बेहतरीन प्लेयर जाएगा, जो अधिक क्रियाशील है, जो अच्छा शॉट लगाता है, यानी जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, जिसका एनर्जी लेवल अधिक है, तो जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है कम क्रियाशील पदार्थ को पीछे कर देता है। क्या कर देता है, पीछे कर देता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए CuSO4, यहाँ पे Fe आ गया। CuSO4 यहाँ पे दोनों लोग बैटिंग करने गए थे, तो यहाँ पे देखिए जो Cu है और यहाँ पे Fe आ गया नया प्लेयर, तो नया प्लेयर बोलेगा भैया अब आपको बैटिंग नहीं करना है, अब SO4 के साथ Fe जाएगा, क्योंकि Fe क्या है, अधिक क्रियाशील पदार्थ है। क्रियाशीलता को देखने के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे, तो देखिए सबसे अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है, यहाँ पे पोटेशियम होता है जिसका परमाणु क्रमांक 19 संकेत के होता है। उसके बाद सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, यहाँ पे जिंक होता है, आयरन होता है, स्कैंडियम होता है, पीबी लेड होता है, हाइड्रोजन होता है, कापर होता है, Hg होता है, Ag होता है, Au होता है। इधर जाएंगे तो अधिक क्रियाशील, इधर आएंगे तो कम क्रियाशील। तो अधिक क्रियाशील कौन है, देखिए यहाँ पे Fe है और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, Cu है। तो कौन अधिक क्रियाशील है, इधर जा रहे हैं तो Fe क्रियाशील है, यानी कि Fe तेज तर्राक प्लेयर है। जब Fe आया तो Cu को बोला भैया आप बाद में जाना, पहले हमको बैटिंग करने दो। तो यहाँ पे क्या किया, FeSO4 के साथ बढ़िया एंजॉय कर रहा है, बैटिंग का एंजॉय कर रहा है, क्रिकेट का आनंद ले रहा है। तो कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया है। इस क्रियाशीलता को प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो सबसे अधिक क्रियाशील है प्यारे बच्चों इधर लिखे गए, सबसे अधिक क्रियाशील यहाँ पे पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद यहाँ पे कैल्शियम है। इसी तरीके से इधर आते जाएंगे प्यारे बच्चों, तो क्रियाशीलता हमारा क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो चलिए आगे और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें क्या होता है, अभिकारक यौगिकों के आयनों का विनिमय होता है। विनिमय मीन्स होता है प्यारे बच्चों आदान प्रदान। क्या होता है, आदान प्रदान, आप मेरा ले लो मैं आपका ले लूं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं और अब मेरा दोस्त, मैं क्या कर रहा था, वॉलीबॉल खेल रहा था, मैं और मेरा भाई, मैं और मतलब मेरा दोस्त, मैं क्या कर रहा था, वॉलीबॉल खेल रहा था, मेरा भाई और मेरे भाई का दोस्त क्या खेल रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। तो मैं अपने भाई के साथ टेनिस खेलने लगा, और जो मेरा दोस्त था और मेरे भाई का जो दोस्त था वो दोनों लोग क्या खेलने लगे, वॉलीबॉल खेलने लगे। तो क्या हो गया, हमारा द्विविस्थापन अपक्रिया हो गया। जब यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे Ag पे क्या है, प्लस आयन है, और यहाँ पे CO3 पे माइनस आयन है, K पे यहाँ पे प्लस आयन है, Cl पे माइनस आयन है। तो देखिए यहाँ पे Ag जो है यहाँ Cl के साथ चला गया, और यहाँ पे K क्या हो गया, NO3 के साथ चला गया। तो देखिए यहाँ पे AgCl बन गया और ये इसके साथ चला गया, तो क्या हो गया, द्विविस्थापन क्रिया हो गया। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया ना, तो कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए। यहाँ पे ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया, ऑक्सीकरण और उपचयन अपक्रिया प्यारे बच्चों एक ही होता है। ऑक्सीकरण और उपचयन अपक्रिया एक ही होता है। वह अपक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, या फिर क्या होता है, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, या फिर पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। देखिए यहाँ पे Cu और O2, Cu के साथ क्या हुआ, O2 का योग हो गया, यानी कि जोड़ हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। देखिए यहाँ पे Na से क्या हुआ, Na पे प्लस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकल गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, या फिर उपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण और उपचयन प्यारे बच्चों एक ही होता है। वह अपक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन जुट जाए, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए, यानी कि हाइड्रोजन निकल जाए। यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास का रिएक्शन तो नहीं है, या फिर पदार्थों से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे Na से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन हो रहा है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे अपचयन, अपचयन क्या होता है प्यारे बच्चों, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, या फिर हाइड्रोजन का योग हो जाता है, हाइड्रोजन का योग हो जाए, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए,
पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे Na को क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्राप्त हुआ तो Na बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों, उपचयन हो रहा है। यहाँ पे देखिए CuO H2O, ये CuO और H2 रिएक्शन करके क्या कर रहे हैं, Cu और H2O कर रहे हैं, यानी कि क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो यहाँ पे अकेले था उसका योग हो गया ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन अगर किसी के साथ योग कर रहा है तो वहां पे क्या होता है प्यारे बच्चों, उपचयन अभिक्रिया होता है। तो इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से लिखना है, कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अब देखते हैं आगे। यहाँ पे ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्या होता है, वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, वह पदार्थ जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन किसमें ग्रहण हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन Cl2 में, Cl2 में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो ये ग्रहण किया है, 2 इलेक्ट्रॉन ने त्याग कर दिया तो ये ग्रहण किया है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकारक हो रहा है। ये क्या है, उपचयन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए अपचायक क्या होता है, जब पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। देखो यहाँ पे 2I क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे त्याग दिया, यहाँ पे I2 बन गया, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ऑक्सीकरण होता है, और ऐसा क्या होता है प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं अपचायक कहते हैं। तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है प्यारे बच्चों, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया क्या प्यारे बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण को तो ही उपचयन कहते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ और एक ही समय घटित हो, एक साथ और एक ही समय घटित हो, उसे क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों देखिए CuO प्लस H2 यहाँ पे तापन कर रहे हैं तो Cu और H2O हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे CuO, Cu में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे O का क्या हो रहा है, O यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का जब ह्रास होता है उसे क्या कहते हैं, अपचयन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अपचयन हो जा रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो अपचयन और उपचयन एक साथ हो रहा है, एक ही रिएक्शन में हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को प्यारे बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे थियरी पूरा बिल्कुल बहुत अच्छे से लिखा गया है, आप लोग इसको समझ लेंगे। अब चलिए प्यारे बच्चों आगे देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी ऐसा रिएक्शन प्यारे बच्चों जिसे होने के बाद उसमें से गर्मी निकले, क्या निकले, गर्मी निकले, ऊष्मा निकले, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 और प्लस 2O2 यहाँ पे रिएक्शन होगा तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा, यहाँ पे गर्मी क्या हो रही है, निकल रही है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसे होने के बाद उसमें से गर्मी निकले, ऊष्मा निकले, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा को छोड़ने वाला, जो ऊष्मा को छोड़ दे, यानी ऐसा रिएक्शन जो ऊष्मा को छोड़े, गर्मी को छोड़े, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब यहाँ पे आ गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी जो ऊष्मा को सोख ले, यानी ऊष्मा को ग्रहण करके कोई रिएक्शन हो, यानी कोई क्रिया जो ऊष्मा लेकर हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी, ऊष्मा को सोख लेने वाला, यानी प्यारे बच्चों वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे क्या प्यारे बच्चों 2HGO ऊष्मा को ले लिया तो क्या बन गया, 2Hg और प्लस O2 बन गया, तो ये क्या हो गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखते हैं प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट हमारा अगला है संक्षारण। क्या है संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, जब कोई भी धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है प्यारे बच्चों, तब ये क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को प्यारे बच्चों संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। जब देखिए प्यारे बच्चों लोहे पे जंग लगता है तो आप लोग जानते हैं, जब चांदी पे जंग लगता है तो उसपे क्या होता है, काली परत चढ़ जाती है, जब तांबे पे जंग लगता है तो हरी परत चढ़ जाती है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ रहे होंगे। विकृत गंध्यता, विकृत गंध्यता, जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ प्यारे बच्चों अपचयित उपचयित हो जाते हैं, यानी उपचयित मतलब ऑक्सीजन का योग हो जाता है, जो हमारा वसा युक्त खाद्य पदार्थ है उसमें अगर ऑक्सीजन मिल गया प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, उसके स्वाद एवं गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। वह घटना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, विकृत गंध्यता कहलाता है। तो वसा युक्त खाद्य पदार्थों को
विकृत गंधिता से रोकने के लिए प्यारे बच्चों उसका क्या करते हैं, नाइट्रोजनीकरण कहते हैं। यानी कि खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखते हैं। जो हमारा खाद्य पदार्थ है ऐसे बर्तन में रखा जाएगा जिसमें हवा का आदान प्रदान न हो, यानी कि हवा न जाए प्यारे बच्चों। और खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सूर्य के प्रकाश से प्यारे बच्चों, सूर्य के प्रकाश से बचा कर रखना चाहिए। सूर्य का प्रकाश भोजन पे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, उसका स्वाद खराब हो जाता है, उसका गंध भी बदल जाता है। चिप्स के पैकिंग में प्यारे बच्चों ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो आपको बहुत अच्छा स्वाद देता है। जिस भी पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है बहुत अच्छा आपको स्वाद देता है। तो उम्मीद करते हैं आपको कक्षा 10वीं का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी टॉपिक प्यारे बच्चों बच गए हैं अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उसको डिटेल से बताएंगे। और जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार बताइए कि सर ये कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा मिस हो गया हमसे, या फिर आप बहुत अच्छे से नहीं समझाए, तो आप एक बार जरूर बताएं, प्रतिक्रिया दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको अच्छे से नहीं याद हुआ प्यारे बच्चों एक बार और रिवीजन कर लीजिए और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए और अपने सपनों को एक नई उम्मीद देने के लिए प्यारे बच्चों आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ एकदम दबा के शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।